आप देख रहे हैं लोक जन। सड़क सुरक्षा माह जागरूकता अभियान का शुभारंभ गुरुवार को हो गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल तरीके से किया। वहीं शहर में अभियान के लिए परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता माह कार्यक्रम का आयोजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म विद्यालय में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बिल्हौर से विधायक भगवती प्रसाद सागर, जिलाधिकारी व डीआईजी ने नगर दीप प्रज्वलित कर किया। एक माह तक चलने वाला यह कार्यक्रम, जिसमें विभिन्न स्थानों पर यातायात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होंगे। आज कार्यक्रम में विद्यालय के बच्चों को ट्रैफिक पुलिस द्वारा विस्तार से यातायात नियमों का पालन करने हेतु विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी दी गई। कार्यक्रम में डीआईजी प्रतिंदर सिंह ने कहा कि बच्चों के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम इस वजह से किया जाता है क्योंकि आप देश का भविष्य हैं। आप अपने बड़ों को बताएं, समझाएं कि वह यातायात नियमों का पालन करें। आप बच्चे स्वयं हेलमेट पहनें और बड़ों को भी टोकें कि वह सीट बेल्ट और हेलमेट अवश्य लगाएं। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि इस यातायात माह में इंक्रोचमेंट बाद में होगा, पहले लोगों को सड़क सुरक्षा के लिए जागरूक किया जाएगा। आप सभी यातायात नियमों का पालन करें जो आपके भविष्य के लिए है। आप सुरक्षित हैं तो आपका भविष्य और परिवार भी सुरक्षित रहेगा। अंत में अधिकारियों ने यातायात जागरूकता रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। का जो पॉइंट होगा, अवेयरनेस का जो आर्म होगा, जागरूकता का जो कंपोनेंट होगा इस पूरे एक माह के कार्यक्रम में, वो एनफोर्समेंट के हिस्से से पहले आएगा। ऐसा कहते हुए मुख्यमंत्री जी ने क्लियर हम लोग संदेश दिया है कि एनफोर्समेंट से ज्यादा महत्वपूर्ण अवेयरनेस होती है, एजुकेशन होती है, जागरूकता होती है। डीआईजी साहब ने और आरटीओ साहब ने काफी डिटेल में इस बात को बताने की कोशिश की है, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। बट ये है कि कारण ये है कि आप लोगों को यहाँ लाने का मकसद ही यही है कि एनफोर्समेंट की बजाय अवेयरनेस, ताकि हमारी अगली जनरेशन जो है अवेयर हो, एजुकेटेड हो और ये समझ सके कि ट्रैफिक रूल्स जो होते हैं हमारे अपने फायदे के लिए हैं। हम नियमों में बंधे हुए नहीं हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि हम नियमों को हमने ही क्रिएट किया है अपनी सुरक्षा के लिए। तो नियम हमें बांधते नहीं हैं, नियम हमारी सुरक्षा के लिए सुरक्षा शक्ति के तौर पर काम करते हैं। उन नियमों का पालन हम अपनी इच्छा से करते हैं और अपनी इच्छा से उनका पालन करके अपनी हमें फायदा होता है, हमें बेनिफिट मिलता है। किस मानसिकता से काम करें। आप सब बच्चे हैं, अभी कुछ लोग इलीगली कार बाइक चला भी रहे होंगे, ऐसा ना करें। यूथ में कम उम्र में ऐसा लगता है बहुत काबिलियत की बात है कि जब अलाउड नहीं है तब चलाना है, चलाना तो बहुत तेज चलाना। जो लेकिन सर डीआईजी साहब ने कहा कई बार उसके बड़े गंभीर परिणाम होते हैं, यूथ ही नहीं पूरा जीवन खराब हो जाता है। तो और जब तक हमारे जिंदगी में शांति नहीं होगी, हम सोचते कहीं हैं और चलते कहीं हैं, तो हमें निश्चित है कि जब जहां आप चलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, उसी पर अगर आपका ध्यान होगा तो एक्सीडेंट की संभावनाएं बहुत कम हैं। आज हमारे समाज में एक बड़ी विकृति है कि इतना ज़्यादा हम लोग गैर संस्कारित हो गए हैं। बच्चों को माँ बाप पैसा और संसाधन दे रहे हैं लेकिन संस्कारित नहीं बना रहे हैं, जिसके कारण तमाम तरह के समाज में परेशानियां और बच्चों के दिमाग में विकृतियां पैदा हो रही हैं। आप सभी प्यारे बच्चों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, विशेष मेरा सुझाव है कि जैसा संग वैसा रंग। मैं 3 बजे उठता हूं। अब लगभग मुझे 15-16 साल हो गए पुलिस डिपार्टमेंट में एज एन आईपीएस ऑफिसर। तो मुझे अगर कभी जल्दी में कहीं पहुंचना होता है, अगर मेरी गाड़ी कभी गलती से रेड लाइट जंप करती है, तो मुझे सबसे पहले टोकने वाला मेरा 8 साल का बेटा ही होता है। वो देखता रहता लाइट अगर कहीं जंप हो गई है तो हीट करके पापा अंकल ने लाइट जंप कर दी है। आप लोगों के इम्प्रेशनेबल माइंड है और आप लोग बड़ों को भी सुधार सकते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम हर चीज की शुरुआत आपसे करें, क्योंकि हमने भी अपने बचपन में बहुत सी ऐसी चीजें देखी जो सिस्टम में गलत चल रही है। शायद बड़े होकर कुछ लोगों को सिस्टम की आदत पड़ जाती है, लेकिन आप लोग हैं जो सवाल उठा सकते हैं। आप पहले अपने पेरेंट्स पे सवाल उठाएं। अगर आपके फादर आपको स्कूल छोड़ने आ रहे हैं और हेलमेट नहीं पहन रहे, या आप स्कूल आ रहे हैं और हेलमेट नहीं पहन रहे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हेलमेट पहने, स्पेशली ऑन अ 2 व्हीलर। इतने सीवियर एक्सीडेंट्स हमने देखे हैं। आई बीइंग अ डॉक्टर, मैंने पहले कैजुअलिटी देखी है और उसके बाद अब पुलिस में होने के बाद इतने सीवियर एक्सीडेंट्स हमने देखे हैं
कि छोटी छोटी लापरवाही के कारण लोगों की डेथ हो जाती है या सीरियस इंजरीज हो जाती है, सीरियस स्पाइनल इंजरीज, हेड इंजरीज, जो फिर बाद में जिसकी आप देख रहे हैं लोक जन। शहर की कर्नलगंज पुलिस ने गुरुवार को मोबाइल चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने मोबाइल व लैपटॉप आदि उपकरण चोरी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 30 से अधिक स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट आदि बरामद हुए हैं। वहीं इनमें से एक रहमानी मार्केट का दुकानदार भी है जो मोबाइल में कुछ ऐसा कर देता था जिससे पुलिस उसे सर्विलांस में भी ट्रेस नहीं कर सकती थी। सीओ कर्नलगंज दिनेश कुमार शुक्ला ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर नजीराबाद थाना क्षेत्र के जवाहर नगर निवासी अमर बाथम वहीं सिविल लाइंस के रहने वाले संतोष सैनी को पकड़ा गया। उनके कब्जे से 30 से अधिक मोबाइल फोन बरामद किए गए। आरोपितों के पास से पुलिस ने कर्नलगंज निवासी बबलू उर्फ हसमत अली व मोहम्मद फैजान उर्फ सीबू को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ में पता चला कि इनके पास चोरी की कई सामान मिले हैं। वहीं पूछताछ में यह भी पता चला कि मोहम्मद फैजान रहमानी मार्केट स्थित अपनी दुकान पर चोरी व फोन के लैपटॉप व IMEI नंबर बदल उसे सस्ते दाम पर बेचता था। गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। उन्होंने कहा जल्द ही इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। हम लोग पूरी तरीके से अभी पूरी चूंकि विवेचना चल रही है और हम लोग उसके गहराई से परीक्षण कर रहे हैं कि किस आधार पर और कैसे कैसे कर रहे हैं। सर, ये ऐप खुद बनाया है या कहीं से लिया है, किस तरह से? हाँ जी, ये लिया है, मुझे जो ऐप है ये लिया गया है और जहाँ से लिया गया है वो भी हम लोग पूरी तरीके से पता कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ ऐसे दुकानदार हैं जो आपके जैसे किसी का अगर मोबाइल ख़राब हो गया है, मोबाइल अगर वो बनवाने के लेके जा रहा है तो उस मोबाइल नंबर का ये IMEI अपने लैपटॉप पे सेव कर लेते हैं। अगर जो चोरी का मोबाइल आया तो उसका मोबाइल का IMEI नंबर डिलीट करने के उपरांत ये जो जिस व्यक्ति का जो बनने के लिए मोबाइल आया है उस ग्राहक का IMEI नंबर उस पर पेस्ट कर देते हैं, जिससे वो चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही। तो हम लोग बहुत गहराई से भी देख रहे हैं कि कौन कौन से नंबर हैं, कितने नंबर हैं और कहाँ कहाँ से परिवर्तित हुआ है। और जहाँ रही बात ऐप कहाँ से लिए हैं उसकी भी हम लोग गहराई से विवेचना के दौरान परीक्षण के आए। ये अभी तो जो 2 दुकानदार हैं जिनके यहाँ अभी ये तक समझ में आया है कि जैसे जो ग्राहक के आधार पे या जो भी अपना मोबाइल ले गया उनके IMEI को प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही साथ 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं जो चोरी के मोबाइल लेते थे, इन दुकानदारों को उपलब्ध करवाते थे जिसमें IMEI नंबर चेंज होता था। और हम लोग पता कर रहे हैं कि ये किस स्तर पे कहाँ कहाँ से मोबाइल आ रहे थे, किनको किनको दिया जा रहा है, तो उसकी विवेचना चल रही है और जैसे भी होगा। आप देख रहे हैं लोक जन। कानपुर में अवैध स्टैंड संचालकों के हौसले खासे बुलंद हैं। कानपुर के किदवई नगर में ऑटो टेम्पो चालकों से अवैध वसूली का गोरखधंधा लंबे समय से जारी है, जहां पैसा न देने पर दबंग संचालक ऑटो और टेम्पो चालकों के साथ आए दिन मारपीट करते हैं। इन दबंग संचालकों द्वारा मारपीट का एक ताजा वीडियो सामने आया है। जानकारी के अनुसार शहर में टेम्पो टैक्सी महासंघ के रामगोपालपुरी का शहर के कई चौराहों पर स्टैंड चलता है, जहां पर स्टैंड के नाम पर अवैध वसूली का खेल खेला जाता है। यहां चालकों द्वारा पैसा न देने पर दबंग उनके साथ आए दिन मारपीट करते हैं। ताजा घटना में पैसे न देने पर इन दबंग संचालकों ने सरेराह गोलू नाम के एक चालक को बुरी तरह मारा पीटा। इनकी और लड़की की गाली दी गई है। जैसे उतरे हैं 5-6 डंडे मेरे पैर वाली चोट में मार दिए गए हैं और सब्बीर आए हैं। सब्बीर कह रहे हैं हमने रुको अपने भाई को बता दे जाके, तो भाई कहते हैं कि आज गिरमादर गाली दे के जिसको बुलाना बुला लो, हम झेल लेंगे। और राम गोपालपुरी का पूरा सहयोग है, कहते कहीं का भी हो कोई हम झेल लेंगे। क्या सभी लोगों ने मारपीट की तुम्हारे साथ में? हाँ, बहुत मारा मेरे पैर में। तो क्या उनका क्या कारण था? हमने लेडीज़ बैठा ली थी, वो भी लेडीज़ दीदी वो भी कह रही थी कि क्या नाम है हमको सैनिक उतरना है, आप परेशान ना हुई। अभी लड़के नहीं यहीं से भैया ने बैठा ली है, वहीं उतार देंगे हमको जाके। और टोकन की बात नहीं तो वहाँ पैसे मांगे थे तुम लोग से? हाँ क्या? जी हाँ, पैसे मांग रहे थे हमसे। हमने कहा भैया अभी एक चक्कर मार लेंगे, आपको पैसे दे देते। कोई मेरे ऊपर 1 रुपया बकाया नहीं ना आपका। कह रहे नहीं अभी पैसे दे के जाओगे, नहीं दोगे तो मारेंगे। हमने कहा चाची ये गाड़ी खड़ी है, चाबी ले लीजिए, मैं गाड़ी नहीं लेके जाऊंगा, आप सवारी उतार लीजिए, मैं अभी नहीं दूंगा, मैंने कमाया नहीं, अभी गाड़ी लेके आ रहा हूँ। कह रहा घर से लेके आओ। तो मारपीट की? क्या चोरी चमारी करो, पैसे लेके आओ। हमको मारा भी गया। आप देख
रहे हैं लोग यूपी के पीलीभीत पूरनपुर चीनी मिल कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि उनको पिछले 4 माह से वेतन नहीं दिया गया है, जिसके चलते चीनी मिल कर्मचारियों को मजबूरन हड़ताल करनी पड़ रही है। सुबह से ही कर्मचारी चीनी मिल का मेन गेट बंद कर हड़ताल कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तब तक वे अपनी हड़ताल जारी रखेंगे, क्योंकि इसके पहले भी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की गई थी, लेकिन चीनी मिल के अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों को सिर्फ आश्वासन दिया गया था। अधिकारियों द्वारा दिया गया आश्वासन अभी तक पूरा नहीं हुआ है, न ही कर्मचारियों को मासिक वेतन दिया गया है, जिसके चलते कर्मचारियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। से बोनस मिलने था, आज 1-2 सप्ताह से टाले पड़े हुए हैं जीएम साहब। अभी आज मिलेगा, कल मिले, सीए साहब जब तक रहेंगे यहाँ तब तक कुछ नहीं होने वाला, ये मैंने उस दिन कह दिया था। और 2-3 साल से हमारा पीएफ कट रहा है, वो आज तक हमारा सिंगल नहीं जमा हो रहा है, तो डबल कैसे जमा कर पाएंगे? तो आप लोगों की मांग क्या है? सीए को हटाने की? सीए को हटाया जाए, यहाँ जीएम सीए दोनों हटाया जाए यहाँ से। और क्या मांगे आपकी? और मेरी मांगे पैसा मेरा मिलना चाहिए। मेरा नाम रामपाल है, ग्राम पिपरिया तुले रहता हूँ और मजदूर हूँ मैं, डेली वेज मतलब पैन मजदूर। चीनी मिल में? चीनी मिल में पूरनपुर दी किसान सरकारी चीनी मिल, सहकारी चीनी मिल। कितने महीने हो गए आपकी चीनी नहीं मिली है? 2.5 महीना हो गया साहब, 3 महीना होने लगा। अच्छा, आज चीनी मिल कर्मचारी अधिकारी आपसे क्या कह रहे हैं? अधिकारी के पैन इंचार्ज पे कह रहे हैं सब लोग कि आप लोग जाइए। जीएम साहब ने जब बात कहा कि कल देखेंगे, आज मैं घर नहीं है, चीनी मिल में बाहर है। आप देख रहे हैं लोग मैनपुरी में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह को लेकर एक रैली निकाली गई। यहां पर डीएम और एसपी ने हरी झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना किया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने लोगों से सड़क नियमों को भली भांति पालन करने की बात कही है। रैली में जिले का प्रशासनिक अमला मौजूद दिखा। ये रैली कलेक्ट्रेट से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। सभी लोग नियमों का पालन करें, सुरक्षित रहें, ताकि परिवार में कोई दिक्कत ना आए और नियमों का पालन करें। उसी के तहत जागरूकता रैली है। किस तरीके की जनता को आप जो है? जनता हेलमेट का प्रयोग करे, सभी जो ट्रैफिक के नियम उनका पालन करे, उसी के लिए जागरूक किया जा रहा है लोगों। देख रहे हैं लोग मुरादाबाद में आजम खान व उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के समर्थन में सपाई सड़कों पर उतर आए। उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए डीएम को ज्ञापन सौंपा है। रामपुर के सपा सांसद आजम खान के करीबी माने जाने वाले सपा नेता यूसुफ मलिक आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ सिविल लाइन से एक जुलूस की शक्ल में निकले और जिला कलेक्ट्रेट पहुंच गए। कलेक्ट्रेट पहुंचने के बाद सपा नेता यूसुफ मलिक ने जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी करी। नारेबाजी के दौरान उन्होंने आजम खान और अब्दुल्ला आजम को रिहाई की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी के बारे में यह कहा कि सरकार यूनिवर्सिटी को लेकर जो साजिश रच रही है उसको बंद करें। उन्होंने कहा कि हमारी 1400 बीघा जमीन गरीब बच्चों की जमीन है और ये अल्पसंख्यकों की जमीन है। सरकार ने बच्चों के जमीन को छीनने की कोशिश करी है, उसको वापस किया जाए। मजलूम और अल्पसंख्यकों की आवाज़ आज़म खान साहब और अब्दुल्ला आज़म खान साहब को जेल से रिहा किया जाए तुरंत, और फर्जी मुकदमे जो ये लगाए जा रहे हैं वो वापस लिए जाएं। अभी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अर्जी जो हमारे आज़म खान साहब की, अब्दुल्ला आज़म खान साहब की और मैडम तंजीम फातिमा साहब की बेल के ख़िलाफ़ गए थे, वो खारिज कर दी है। ये अच्छी खबर आई है। दूसरी बात, मैं भारत के प्रधानमंत्री से सिर्फ एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि मैं मुसलमानों के बच्चों के हाथ में एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कलम देना चाहता हूँ, लेकिन इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हमारे बच्चों की कलम छीनने का काम किया है, उनके हाथ में चाकू थमाने का काम कर रहे हैं, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज योगी जी, आपने जो बोया है, जो मुकदमे आज आपने लगाए हैं फर्जी, याद रखना कल हमारी सरकार थी पूर्ण बहुमत की, आज हमारी सरकार नहीं है। आज आपकी सरकार है, कल आपकी नहीं रहेगी इंशाअल्लाह। और जो आपने बोया है वो काटोगे। आज़म खान नाम है उनका, मैं ब्याज के वापस करेंगे आपको। चाकू वाली बात आई, किस तरह से चाकू थमाया गया? भाई अभी हुनर हाट का प्रोग्राम किया था सरकार ने, तो उसमें चाकू को नुमाइश दी गई थी रामपुर के अंदर। आज़म खान साहब ने इस चीज़ को बुधवार को बादशाह खान अब्दुल गफ्फार खान की याद में हलीम इंटर कॉलेज चौराहे पर स्मृति दिवस मनाया गया।
कार्यक्रम की सदारत मुजीब इकराम साहब ने की, वहीं निजामत जनाब दिलशाद साहब ने की। रोशन कारवां पीपुल्स फोरम द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता रहे आलोक अग्नोत्री, कमल सिंह और भरत राजयोगी। कार्यक्रम में स्टूडेंट लीडर मोहम्मद शारिक, हाजी इश्तियाक निजामी, परवेज अहमद, मोहम्मद अखलाक, अशफाक शेख, मोहम्मद रिजवान मुन्ना आदि मौजूद रहे। खान अब्दुल रब्बार खान रोलर टैक्स जब अंग्रेजों ने लागू किया था, इसके बाद पाकिस्तान पंजाब में जलियांवाला कांड हुआ, उससे वो 1919 के अंदर राजनीतिक आंदोलन में पूरी तरह से कूदे और खिलाफत आंदोलन के दौरान वो सरहदी सूबा के अंदर खिलाफत कमेटी के प्रेसिडेंट थे और वो यहाँ से हिजरत करके जो लोग गए थे उनके गए। फिर बाद में उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला जब तुर्की में क्रांति हो गई मुस्तफ़ा कमाल पाशा में, तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि आज साम्राज्यवादी हुकूमत के खिलाफ राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष जो है, यही आज के युग की धारा है जिसके अंदर जुड़ना है, अपने देश को साम्राज्यवाद से मुक्त कराना है। और उन्होंने पख्तूनिस्तान की मांग की, एक पश्तून एरिया के अंदर एक स्वायत्त शासन हो और एक ऐसा भारत हो जिसके अंदर जो जमहूरी भारत हो, साम्राज्यवाद ना हो, शोषण ना हो, समतामूलक हो, इस तरह के भारत का संघर्ष किया। उन्होंने बहुत दुनिया में पहली इतनी बड़ी शांति सेना उन्होंने बनाई जिसे लाल कुर्ती फौज कहते हैं। 60,000 उसके अंदर सैनिक थे, सब लाल कुर्ता पहनाए रहते थे और एक जबरदस्त असहयोग आंदोलन की तरह से उन्होंने शांतिपूर्ण प्रतिरोध आंदोलन का संगठन किया। 1930 में सविनय आंदोलन पूरे देश भर में हुआ, तो उनका बहुत बड़ा योगदान है। इसी योगदान के कारण पाकिस्तान के बनने के बाद में भी पाकिस्तान वो भारत विभाजन का विरोध कर रहे थे। आप देख रहे हैं लोग कानपुर देहात के शिवली कोतवाली क्षेत्र में एक महिला की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। हत्या की सूचना फैलते ही क्षेत्र में खासा हड़कंप मच गया। हत्या की सूचना पाकर मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल पहुंच गया। इस मामले में मायके पक्ष ने महिला के पति पर ही हत्या का आरोप लगाया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे कानपुर देहात पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी ने घटनास्थल पर जांच पड़ताल करी। जांच करने पहुंची डॉग स्क्वाड टीम ने यहां पर घटना का खुलासा भी कर दिया। मृतका के मुंह में लगा कपड़े का एक हिस्सा उसके पति के घर से ही बरामद हुआ। इस मामले में पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात केशव कुमार चौधरी ने घटना के बारे में पूरी जानकारी दी है। वहीं मृतका का पति अब पुलिस हिरासत में है। इन्होंने क्यों मार दिया, कारण क्या है? अब हम क्या बतावन? हमारे बिटिया बिगाड़ के तो हमारे फिर फोन करते हो, हमारी मर्जी हो तो पर नहीं जाते बिटिया नहीं तो आपको जब ये हत्या हो गई है तो आपको सूचना किसने दी? आपको किस प्रकार संजय कितने टाइम आपको सूचना मिली है? सवेरे 7-8 बजे। आप कौन है उनकी जो जिनकी हत्या हुई है? दीदी बड़ी वाली। आप बड़ी दीदी। अच्छा, आपको क्या लगता है मैडम ये क्यों हत्या की है? इसने क्या कारण रहा होगा? कोई गांव की वजह हो, किसी को फंसाने का तरीका? नहीं, ये अपनी मर्जी से मारा। गांव के किसी व्यक्ति को फंसाने का उद्देश्य तो नहीं था इनका? हाँ, तो गांव वालों को फंसाने का कही रहे हैं, लेकिन ये खुद मारो। हम 13 साल एक लड़की का भागे इनके साथ और 13 साल में लड़के का हमारे 2 दिन नहीं ले गए हमारे घर में कि मान लो चलो उनका मैके घुमा के बाद जब हम लोग आवत तो इनकी अम्मा और इनके पिताजी और ये हमको गाड़ी देते नहीं। तो जो आपने जैसे मतलब कि बताया कि गांव वालों को फंसाने का उद्देश्य था, तो गांव वालों को किस उद्देश्य से फंसाने का था? क्या मामला है? क्या गांव किससे चल रही थी लड़ाई? संजय थे ना और पता नहीं क्या कल्लू को बता रहे। आपका क्या कहना है? शिवली थाना क्षेत्र के गांव फतेहपुर में एक महिला की हत्या की सूचना मिली थी। हत्या के बारे में मृतका के परिजनों का कहना है कि हत्या उसके पति ने ही की है। उनकी तहरीर पे मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। जो मृतका का आरोपी पति है उसको हिरासत में लेके पूछताछ किया जा रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। विवेचना प्रचलित है। आगे जो भी अन्य तथ्य आएंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं लोग